नज़ीर, तेजी के साथ इजराइल का शराजा बिखर रहा है। यह जंग उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ मिसकैलकुलेशन और बदमाशी के ऊपर मबनी थी, और उसको बिल्कुल इस बात को, उसने रियलिटी को नहीं देखा कि ईरान कितना ताकतवर है। तो अब जो है वो तेजी के साथ इजराइल का शराजा बिखर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी ईरान को हासिल हो गई है। ईरान पे दर पे इस जंग में गालिब हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दुनिया की जो शिपिंग कंपनीज है उन्होंने हाइफा को वहां पर एक्सेस करने से, इजराइल को शिपिंग करने से इनकार कर दिया है। अपने ऑपरेशंस हाइफा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया की नंबर 1 शिपिंग कंपनी मायर्स, उसकी जानब से ये अनाउंसमेंट आई है और इसकी गैर मामूली अहमियत है। आप समझ लें कि एक स्टेज है जिसको फतह कर लिया गया, यानी जंग के अंदर स्टेजेस होती हैं, तो ये एक स्टेज है जिसको ईरान की जानब से फतह हासिल की गई और बड़ी डोमिनेंस जो है वो इससे हासिल हुई है। और आप देखिए कि इजराइल के अंदर ऑलरेडी एक क्योस है, ऑलरेडी वहां पर लूटमार भी हो रही है, ऑलरेडी डिवीजन जो है वो बढ़कर सामने आ रही है, उनकी सोसाइटी की हकीकत खुलकर सामने आ रही है। तो अब आप देखिए कि नंबर 1 कंपनी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो कितना ज्यादा सप्लाई चेन का मसला आने वाला है। तो ऑलरेडी जो अंदर डिवीजन है, जो क्योस है, वो और कितना बढ़ने जा रहा है, फिर फाइनेंशियली उनको कितना नुकसान होने जा रहा है कि ये दुनिया के नंबर 1 कंपनी है और इसके जरिए वो इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनकी फैक्ट्री से सामान जाता भी है और मुल्क के लिए सामान आता भी है। तो फाइनेंशियली कितना लॉस होने जा रहा है और सप्लाई चेन का कितना मसला पैदा होने वाला है, मार्केट्स के अंदर शॉर्टेज होने वाली है। और अगर नंबर 1 कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो वहां पर अपने ऑपरेशन जारी रख सके और हाइफा तक पहुंच सके, हाइफा मेन है, बाकी यानी कि असल जो सामान आता है वहां पर आता है, बाकियों को फिर वो कहां पर जाना है। अगर हाइफा प्रोटेक्ट नहीं है तो बाकी तो फिर फारिग होगी ना, बाकी बंदरगाहें भी। इलाज तो पहले से फारिग है। तो अब नज़ीर, इसका मतलब यह है कि जो नीचे बाकी कंपनीज हैं वो भी तेजी के साथ इसको अनाउंस करेंगी, लेकिन खाली मायर्स का कर देना भी बहुत बड़ी बात है। और इससे एक और बात ये वाज़ेह हुई है कि इजराइल ऑन द लूजिंग साइड है। अब देखिए वेस्ट में जो वहां पर तो यही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारा एयर डिफेंस काम कर रहा है, हम ईरान में ये तबाही मचा रहे हैं। तो अब जब ये खबर आ रही है कि मायर्स जो है वो रोक दिए उसने ऑपरेशंस, तो इसका मतलब क्या है कि इजराइल अपनी बंदरगाहों की हिफाजत नहीं कर सकता, कि वहां पर वो अपनी सप्लाई चेन को कायम नहीं, अपनी हाइफा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो। तो इससे बिल्कुल एक और एविडेंस सामने आया कि इजराइल जो है वो लूजिंग साइड के ऊपर है। तो ये इस इमारत के तमाम जो सतून है वो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इस वक्त डैमेज हो रहे हैं। और तल अवीव के हवाले से जो ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है, जो ताजा तरीन हमले हुए हैं और फिर खासकर जो पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट्स है वो भी सामने आई हैं, आ चुके जुमा है। और स्पेशल ट्रीटमेंट ईरान की जानब से इजराइल का जारी है, स्पेशल मुरम्मत आज इजराइल की हो रही है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि तल अवीव का मेजर हिस्सा, यानी शहर का जो मेजर हिस्सा है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और वो खंडर का ढेर बन गया है, लिटरली खंडर का ढेर बन गया है। और अब इनके लिए उसको छुपाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि एक आध बिल्डिंग की अब हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम शहर के एक बड़े हिस्से की बात कर रहे हैं। तो उसको कहां तक ये छुपाएंगे? तो शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तल अवीव का डैमेज, ज्यादा बड़ा शहर नहीं था और ईरान ने पता नहीं कितने मिसाइल और कितने ड्रोन दाग दिए और वो आगे जाकर टकरा रहे हैं। और वो जनाब एक बड़ा खंडर तल अवीव बन रहा है, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो ये एक नई तबाही और स्टॉक मार्केट को जो हिट किया है उसके आज जो असरात सामने आ रहे हैं। एक तो स्टॉक मार्केट से ओवरऑल उनका जो एक सिंबल है वो डिस्ट्रॉय उन्होंने किया, दूसरा उनका फाइनेंशियल हब है, यानी उसी के साथ सारे बैंक्स अटैच हैं, उसी के साथ एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो जो मेन था उसको तो उन्होंने उड़ा दिया, यानी स्टॉक मार्केट को उड़ा दिया। कितनी बड़ी बात है, स्टॉक मार्केट तो फौरी उस तरह नहीं खड़ी की जा सकती। तो पूरा उनका जो फाइनेंशियल एक स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने हिट किया, जिससे एक बड़े लॉसेज जब उनको देखने पड़ रहे हैं। और यहां पर मीडिया की भी एक मेजर वॉर छिड़ी हुई है, इतनी लार्ज स्केल जंग है ना, तो मीडिया की एक अलग वॉर छिड़ी हुई है। और वो किस तरह से छिड़ी हुई है? इजराइल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और वो इजराइल ही का मौकफ दिखाता है, जैसे वो कहते हैं उसी लॉबी के मुताबिक वो इंटरनेशनल मीडिया वहां पर जाकर काम करता है। लेकिन अब जब ईरानी मिसाइल टकरा रहे हैं और अल जजीरा दिखा रहा है, दुनिया का बाकी मीडिया दिखा रहा है, ठीक है, तो अब उन इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें मोस्टली हम वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है कि भाई अल जजीरा पूरे वेस्ट में देखा जा रहा है कि भाई ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं। तो वेस्टर्न जो मीडिया है, यानी बरतानिया का मीडिया, यानी कि जर्मनी का मीडिया, यानी कि फ्रांस का मीडिया, इसी तरह बाकी मुल्कों की बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं दिखा रहा। तो इन जो चैनल्स हैं इनकी क्रेडिबिलिटी दांव के ऊपर है। तो वो अब पहुंच रहे हैं उन साइट्स के ऊपर जहां पर मिसाइल टकरा रहे हैं कि हमने भी दिखाना है, और उनको वो लाइव कवरेज वहां पर नहीं करने दे रहे हैं, उनको वहां पर एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं। तो वो वहां पर उनकी अलग जंग छिड़ी हुई है। यानी कि जर्मनी का मीडिया अब ये बता रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सारा मीडिया से, तो जर्मनी सबसे बड़ी सपोर्ट कर रहा है इसराइल की, तो जर्मन मीडिया ये बता रहा है कि यहां तो तबाही मच गई है, यहां तो ईरानी मिसाइल ने इजरायली एयर डिफेंस को उड़ा के रख दिया है।
और ऊपर से बात यह है कि हमारा कंट्री जो इनको सपोर्ट दे रहा है, ये हमारे साथ यहां पर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमें एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो वो वहां पर एक अलग सतह की जंग, और ये इजराइल के अंदर पहली बार इस तरह से हो रहा है। मतलब अजीबो गरीब सी सूरत हाल अंदर एक बनी हुई है, और ऐसा बस लग रहा है कि देखना, मतलब सब बेशतर जब वो छोड़कर जा रहे हैं, ऊपर से अब कंपनीज कह रही हैं कि हम शिपिंग नहीं करेंगे, एयरपोर्ट तारीख में पहली बार बंद हो गए, बेन गुरियन एयरपोर्ट पहली बार बंद है, शेल्टर के अंदर जो सूरत हाल आपके सामने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तबाह हो गई हैं। तो अजीबो गरीब सी सूरत हाल इस वक्त इसराइल के अंदर बनी हुई। तो मीडिया की भरपूर जंग वहां पर जारी है, और अब वेस्टर्न मीडिया को यह लिखना पड़ रहा है कि इसराइल तो सेंसरशिप लगा रहा है। क्या ईरान ने सेंसरशिप लगाई है? क्या ईरान जब इस बात को रोक रहा है कि यहां पर जो हमला हुआ है वो मत दिखाओ, तो इसराइल सेंसरशिप लगा रहा है। तो ये अब वेस्टर्न मीडिया को बयान करना पड़ रहा है। फिर एक और जो बड़ी चीज सामने आ रही है, उसके भी बड़े इंपैक्ट्स हैं, वो ये है कि हॉस्पिटल्स और पॉपुलेटेड एरियाज वहां पर और उनके अंडरग्राउंड कैसे इन्होंने मिलिट्री फैसिलिटीज जो वो बना रखी हैं, ये बात अब दुनिया के सामने आ, और दुनिया में एक नई कहानी इस वक्त चल पड़ी है, यानी नए अंदाज के अंदर इसको देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि एवरी एक्यूजेशन दैट इजराइल मेड एक्चुअली इट इज अ कन्फेशन। इजराइल का हर एक्यूजेशन दरअसल एक कन्फेशन है, कि जब वो इल्जाम लगाता है कि ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हमास को कहता है, ईरान को कहता है, दूसरों को कहता है, तो असल में वो उसका कन्फेशन है, क्योंकि असल में वो ही कर रहा है, दुनिया में और कोई नहीं करता। तो ये जो ये बातें करते हैं, दूसरों को भी इल्जाम लगाते हैं, असल में अब दुनिया को समझ आई है कि ये तो अपने बारे में इतराफ था वो, क्योंकि ऐसे जो हरकतें हैं वो ये सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। फिर अब देखिए कि पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, अब दुनिया इसको देख रही है, पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और पूरी वेस्टर्न मिलिट्री माइट है, वेस्ट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको ट्रम्प कहता है कि प्लेनेट पे हमारे पास सबसे बेहतरीन वेपन्स हैं, उसके साथ इजराइल लड़ रहा है, लेकिन फतह नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत बड़ा धचका ओवरऑल वेस्टर्न वेपनरी को जब इस वक्त लग रहा है, बहुत बड़ी उनकी आप कह लें वो एक्सपोज हो रहे हैं। और इस वक्त आप जरा देखिए, ईरान हीरो बन चुका है, पूरी दुनिया का हीरो बन चुका है। अब आप देखिए, दुनिया के 6 जो बड़े आजम हैं वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो यूरोप है और उसके अंदर अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अपने आप में को बड़े आजम तो नहीं है, तो एक मुल्क वो हो गया, और बाकी वेस्ट के 2-3 जो ममालिक हैं। तो दुनिया तो ईरान के साथ खड़ी है। बड़े आजम अफ्रीका किसके साथ खड़ा है? बड़े आजम एशिया वो किसके साथ खड़ा है? ये मेजर पॉपुलेशन तो रहती यहां पर है, यानी अगर दुनिया के 8 अरब लोग हैं, तो अगर यूरोपियन पॉपुलेशन उसमें से निकाल दी जाए तो, और बाकी वेस्ट के कंट्रीज निकाल दिए जाए, तो वो 7 अरब तो बाकी दुनिया बनती है। तो असल दुनिया तो ये है भाई, असल दुनिया तो ये 7 अरब तो ये बनते हैं, और वो 7 अरब जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और वेस्ट के अंदर भी अब तो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट्स रह गई है ना, वो आइसोलेट हो चुकी हैं, वहां के लोग भी जब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चले हम उनको काउंट नहीं करते। तो ये कितनी बड़ी बात है, इस अंदाज से भी अब दुनिया देख रही है। यानी ये जो जंग है ना, ये सबकी निजात की जंग बन रही है। अब ये सिर्फ ईरान और इसराइल की भी जंग नहीं है, अब ये सिर्फ रीजनल वॉर भी नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्लोबल वॉर बन चुकी है, जिसमें कई डायमेंशन शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी एक डायमेंशन असलिया के भी है कि किसके वेपन सुपीरियर होते हैं। ठीक है, और 7 लेयर्स में आपके सामने आगे तफसील रखूंगा, 7 लेयर से किस तरह ईरानी मिसाइल जब वो आगे पहुंच रहे हैं। और डिप्लोमेसी की सतह के ऊपर भी आज हाईएस्ट राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है किसी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है, किसी भी वक्त ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा सकता है, किसी भी वक्त नेतन्याहू बड़ा फसाद बर्पा कर सकता है, इमाम खामनाई को निशाना बनाकर या कोई इस तरह की हरकत करके। तो आज बड़ी सतह के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट से यूरोप के साथ राब्ते हुए हैं, बहुत बड़ी सतह के ऊपर हुए हैं। और आज ईरान और यूरोप के भी निगोशिएशंस होने जा रहे हैं अगले कुछ घंटों के अंदर, और उसमें फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी उधर से हैं, और यहां से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। मैक्रोन की कुछ देर पहले स्टेटमेंट आई है, मैक्रोन ने कहा है कि हम ईरान के सामने कंप्रीहेंसिव डील रखने जा रहे हैं। कंप्रीहेंसिव डील में क्या है कि न्यूक्लियर भी डिस्कस होगा, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी डिस्कस होगा, ईरान जो रेजिस्टेंस के सपोर्ट कर रहा है वो भी डिस्कस होगा। अच्छा, तो ये मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है। उसके जवाब में जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, यानी अभी मुज़ाकरात में मुलाकात होनी है, उससे पहले ये स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये नॉन निगोशिएबल है, ये इसके बारे में बात भी मत करो, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर, जो हम पहले बात कर रहे थे। पहले भी ईरान ने यही कहा था कि हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम किसको क्या सपोर्ट देते हैं, हम क्या मिसाइल बना रहे हैं, हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। भाई जब तुम बना सकते हो तो हम क्यों नहीं? ठीक है, न्यूक्लियर हमने साइन किया हुआ है, हम न्यूक्लियर नहीं बनाते, तो वो कह रहे हैं हम सिर्फ न्यूक्लियर। तो यानी उधर से वेस्ट ने प्रेशराइज करने की कोशिश की है ईरान को, तो ईरान ने आगे से भरपूर जवाब दिया है कि ये इस बात को भूल जाओ कि ये हम डिस्कस करेंगे। तो हेडलाइन जरा देखिए, दुनिया की नंबर 1 जो कंपनी है शिपिंग जायंट मार्स्क अनाउंस स्टॉप ऑफ शिपिंग
टू द हाइफा पोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इरानियन मिसाइल्स। किस वजह से? मौसम की खराबी की वजह से नहीं, इरानियन मिसाइल्स की वजह से उन्होंने हाइफा को जो अपने ऑपरेशंस है वो बंद कर दिए। ये तारीख में पहली बार बेन गुरियन एयरपोर्ट पे बंद हुआ है, तारीख में पहली बार हाइफा की जो शिपिंग है वो भी बंद हुई है। यानी उनका सारा मुल्क जो है वो हाइफा के ऊपर खड़ा हुआ है, उनकी सारी सप्लाई यहां पर है। और उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि अगर हाइफा में कुछ ऐसा मसला होता है तो हम अशदोद में जाएंगे। यानी उन्होंने ये नहीं था कि कोई शिपिंग कंपनीज रुक जाएंगी, लेकिन अगर हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो हम शिपिंग कंपनीज को कहेंगे कि वो अशदोद की तरफ आ जाएं। तो वो अशदोद के ऊपर भी और अशकलोन के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं ईरान की, वो उनको भी अब डैमेज कर रहे हैं। तो ये एक तो मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन क्योस डिवीजन और बढ़ेगी, शॉर्टेज होगी। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। कितना बड़ा ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि ईरान के ऊपर जंग मसलत हुई है और आज 8वें दिन बाद हम कहां पर खड़े हुए हैं कि शिपिंग कंपनीज ईरान के लिए नहीं इजराइल के लिए अपने ऑपरेशन बंद कर रही है। अभी तक किसी कंपनी ने यह नहीं अनाउंस किया कि वो ईरान के लिए, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उधर का अनाउंस नहीं किया, इजराइल का अनाउंस किया है। अब आप जरा देखें कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो वो कितना ज्यादा है कि इजराइल एक अनसेफ डिक्लेयर हो चुका है। वो कह रहे हैं वो सेफ एरिया नहीं, हम वहां पर जाना नहीं चाहते। एयरलाइंस कह रही है कि हम वहां नहीं जाना चाहते, बहरी जहाज कह रहे हैं वहां पर जाना चाहते, तो वो तो अनसेफ डिक्लेयर हो गया। तो ये पंगा जो इजराइल ने लिया है, जो नेतन्याहू ने लिया है, वो बहुत उल्टा पड़ रहा है और इसमें बिल्कुल वाज़ेह होगा कि नेतन्याहू फारिग हो जाएगा। ठीक है ना, अगर दुनिया मिलकर जंग रोकती है, जिसको रोक लेनी चाहिए, तो उसके बाद नेतन्याहू का क्या अंजाम होने वाला है। और डॉगलस मैकग्रेगर जो कि टॉप जनरल हैं फॉर्मर, उन्होंने कुछ और आज चीजें बताई हैं। अब ये तमाम तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान कितनी तबाही मचा रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। डोंट बी फूल्ड, इजराइल इज नाउ इन वर्स शेप देन पीपल थिंक। इजराइल उससे भी बुरी हालत के अंदर है, बदतर हालत के अंदर है, बदतरीन तबाही वहां पर आ चुकी है जितना के सोचा जा रहा है, जितना के लोग इमेजिन कर रहे हैं उससे भी, या जितना रिपोर्ट हो रहा है उससे भी कहीं ज्यादा। अबाउट 1/3 ऑफ तल अवीव हैज बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। कितनी बड़ी ये बात है। एक शहर की हम 1, 2, 4, 10, 15 बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक शहर के 1/3 हिस्से के डिस्ट्रॉय होने की बात कर रहे हैं। शहर के तीसरा हिस्सा यानी 30%, 33% जो है तल अवीव का जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सिर्फ 8 दिनों के अंदर। और इजराइल है ही तल अवीव और हाइफा। अब मुझे बताइए कितनी बड़ी बात है कि हम एक शहर होता है और उसके एक हिस्से की बात करेंगे, पूरे का पूरा हिस्सा ही तबाह हो गया। ये वहां क्या हालत है, इसलिए इनकी चीखें निकल रही। एंड एज फार एज द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ये तो है ना कि तल अवीव, अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर क्या सूरत हाल है। इजरायली एयरक्राफ्ट्स आर बीइंग फ्लोन टू साइप्रस टू अवॉइड बीइंग स्ट्रक। ये भी अब है कि इजरायली जो जहाज है वो वहां से उड़ रहे हैं साइप्रस से, कि यहां पर खड़े खड़े वो तबाह हो जाए। तो ये भी खबर, साइप्रस से उनके जहाज उड़ रहे हैं, अब ये खबर सामने आ रही है। इजराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ईरान रिस्पांस। बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि ईरान के रिस्पांस के लिए इजराइल तैयार ही नहीं था। इन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ था कि मिलिट्री लीडरशिप को असैसिनेट करेंगे, ऊपर से बम मारेंगे तो ये बिल्कुल ईरान फारिग हो जाएगा। ये तैयार ही नहीं थे कि ईरान इस हद तक इतनी जल्दी रिकवर कर सकता है। उसकी ये मिसाइल पावर है, क्योंकि ये मिसाइल ईरान पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, ये तो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। लेकिन बहरहाल असेसमेंट्स मौजूद थी और इन्होंने इस बात को इग्नोर किया, सिर्फ बदमाशी दिखाई। और फिर वो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की, उन्होंने कहा कि एक नेशन जो कि मिलियंस ऑफ इरानियन सिटीजन हैं आर गोइंग टू टर्न ऑन देयर ओन गवर्नमेंट एंड बैक इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो अपनी ही गवर्नमेंट को गिराएं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं और इजराइल और अमेरिका से भीख मांगे टू इन्वेड देयर कंट्री, के उनके कंट्री को आकर इन्वेड करो एंड चेंज देयर लीडरशिप इज शेयर लिनुसी। वो कह रहे कि ये किस पागल शख्स ने हमारे सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि ये चीज पॉसिबल हो जाएगी कि लोग जो है वो ईरानियन यानी लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खिलाएंगे। ये किस पागल शख्स ने ये मशवरा दिया था कि ईरान के लोग जिनकी एक हिस्ट्री है, और वैसे भी कोई भी मुल्क हो, और फिर ईरान जैसा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री है कि वहां पर कोई इन्वेड नहीं कर सका और बाहर से उन्होंने किसी पावर को कबूल नहीं किया, तो वो यानी अपनी गवर्नमेंट को गिराएंगे और अमेरिका और इजराइल से भीख मांगेंगे कि आप हमें को लीडरशिप लाके दें और आए हमारे ऊपर बम मारें, ठीक है, आए हमें जो है वो हमारे प्यारों को शहीद करें और हमें हमारे खूबसूरत तरीन मुल्क को तबाह कर दें, और फिर कोई लीडरशिप लेकर आए वो पहलवी जो है वो इंतहाई जालिम और सफाक तरीन शख्स और धोखेबाज, यानी उस ताल्लुक तो उसका भी ईरान से ही था, उसकी फैमिली का, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है जो बमबारी कर रहा है उसके लोगों के ऊपर। भाई तुम इतने ही ईरान के हामी हो तो अपने लोगों के ऊपर बमबारी को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये शैतानी इनके मंसूबे जो वो कामयाब नहीं होने वाले। पीपीएस को बाहर लिख रहे हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट, असल बात क्या है। इट टुक वन इरानियन मिसाइल, सिर्फ एक ईरानी मिसाइल नॉट इंटरसेप्टेड, और वो भी इंटरसेप्ट ना हुआ, टू स्ट्राइक द निजीव एडवांस टेक्नोलॉजिकल पार्क
एंड इंसेंट्रेट इन फेमस मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200। इंटेलिजेंस स्पार्क उड़ा दिया है, उसके अंदर 8200 भी था और बाकी बहुत सारे इंस्टॉलेशन है जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसकी मजीद डिटेल सामने आ रही है। हसास तरीन और सिर्फ एक मिसाइल, कैन यू इमेजिन दैट, सिर्फ एक मिसाइल और वो उन्होंने उड़ा दिया है। इजराइल यूज द कैंपस टू ऑपरेट C4I एंड द साइबर डिफेंस डायरेक्टोरेट। ये सारे उनकी यहां पर ऑपरेशंस हो रहे थे और हसास तरीन उनकी बिल्डिंग्स यहां पर थी और ईरान ने कहा कि हम शिनबत को उड़ाएंगे। वो मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा चुके हैं, वो अमन को उड़ा चुके हैं। देखिए ना, जब मिसाइल लेबनान है उनके ऊपर बम बरस रहे हैं, उनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, वही ऊपर से इजरायली जहाज है। तो ये चीज पहली बार इजरायली फेस कर रहे हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, उनके ऊपर भी कभी मिसाइल आकर टकरा जाएंगे। तो अब वो करेंगे शिनबत का हेडक्वार्टर हम डिस्ट्रॉय करेंगे और साथ कह रहे हैं डमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको खाली करो। शिनबत कभी भी वो हिट कर सकते हैं। अब आप जरा देखिए आज जो नई रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे 7 लेयर्स हैं और वो कहते हैं यानी ये पॉसिबल ही नहीं था कि ईरान के मिसाइल इस तरह से, यानी ये इसलिए इतनी बड़ी जंग होने जा रही है कि ये मुकम्मल तौर पर इनकी शिकस्त होगी और उसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और इनका वॉर मशीनरी का जो हाथ है वो हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। दोबारा इनकी जरूरत नहीं होगी किसी पर हमला करने की। आप जरा देखिए ईरान कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है। वो कहते हैं कि 7 फेजेस हैं, 7 लेयर्स हैं जिससे ईरानी मिसाइल गुजरा है। पहला यह है कि जो ही मिसाइल लॉन्च होते हैं, जो अमेरिका ने यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा रखे हैं, वो फौरी बता देते हैं कि मिसाइल लॉन्च हो गए। दूसरे स्टेज के अंदर, दूसरी लेयर के अंदर यानी डिटेक्ट हो गया। दूसरी लेयर आती है पर्शियन गल्फ के अंदर। पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिकी वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, वो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी पहला फेज है डिटेक्शन का और उनको फिर गिराने का सिलसिला जो है वो पर्शियन गल्फ से शुरू हो जाता है। फिर जो इराक है यहां पर उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, यहां पर उनको गिराने की कोशिश की जाती है। फिर उनको जॉर्डन की एयर स्पेस के अंदर और वहां पर जो F-35 है, जॉर्डेनियन एयरफोर्स और अमेरिकन F-35 जो है वो यहां पर इस्तेमाल होते हैं। जॉर्डन का जो एयर डिफेंस है वो भी उन्होंने दिया हुआ, तो वो यहां पर इस्तेमाल होता है और इराक के अंदर तमाम अमेरिकन बेसेस इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ अगली लेयर एक और भी है। रेड सी के अंदर जो अमेरिकन वॉरशिप्स खड़े हुए हैं वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक लेयर और है, मेडिटेरियन सी के अंदर जो अमेरिकन एसेट्स खड़े हुए हैं वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये सारे फेल हो जाते हैं और मिसाइल फिर भी इजराइल की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फिर इजराइल का अपना एयर डिफेंस जो वो हरकत में आता है, उनकी एयरफोर्स वो हरकत में आती है। फिर उनका जो एयर डिफेंस है वो 3 लेयर्स में है, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम और आयरन डोम, ये 3 हरकत में आते हैं। और फिर चौथा जो वो थार सिस्टम वो हरकत में आता है। ये इजरायली एयर स्पेस के अंदर ये 4, ये और 5वीं इजराइल की अपनी एयरफोर्स, ये 5 वहां पर हरकत में आते हैं। तो ये 7 से भी कई 8 और 9 लेयर्स बन रही हैं। यहां से ईरानी मिसाइल, और अब जो उन्होंने एक मिसाइल दागा और वो उड़ा के रख दिया, तो ये कोई मामूली जंग नहीं है। यानी इसमें कितनी बड़ी बात है कि इजराइल जो वेस्ट की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उसके साथ लड़ रहा है। और ईरान के जो मिसाइल हैं, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है। ये ईरान ने, ये सेल्फ रिलायंट है, वो ईरान ने ये मिसाइल खुद बनाए हैं, उन्होंने किसी से टेक्नोलॉजी उधार नहीं ली है। तो ये बहुत बड़ी फर्क है कि ईरान के सारे मिसाइल अपने हैं और इजराइल जिससे लड़ रहा है वो सारी टेक्नोलॉजी वेस्ट की और अमेरिका की है और फिर भी उन्होंने उड़ा कर दिया। इसलिए ये असलहे वाला जो है ना मामला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका असलहा किस तरह से एक्सपोज हो रहा है। और CNN ये लिख रहा है कि फार राइट इजरायली मिनिस्टर जो है इसने थ्रेटन किया है टू टास्क सिक्योरिटी सर्विसेज विद इन्वेस्टिगेटिंग फॉरेन मीडिया आउटलेट्स। अब ये CNN को लिखना पड़ गया है कि मीडिया के ऊपर इस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से सेंसिटिव लगा रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया है भाई, फलस्तीनी का और अल जजीरा तो वहां पर है नहीं, अल जजीरा तो वहां पर नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्री का भी मीडिया नहीं है, वेस्टर्न मीडिया जिसके साथ बदतमीजी हो रही है, सेंसिटिव किया जा रहा है और उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। खास टास्क फोर्स बनाई गई है कि इनको वहां तक जाने दिया जाए। CNN उसको रिपोर्ट कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। और सीनियर जो IRGC के चीफ हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि कैसे इजराइल ने जो हमला किया वो उसको कैसे नाकाम बनाया गया है, आगे ईरान की पावर मजीद कैसे लिथल होने जा रही है और ये सारा फेज किस तरह से गुजरा है। वो कह रहे हैं कि हमने इजरायली एंटिटी को बहुत ज्यादा पुनिश किया है, बहुत ज्यादा पुनिश किया है, लेकिन अभी ये पनिशमेंट मुकम्मल नहीं हुई है, अभी ये पनिशमेंट मजीद आने वाली है। और उन्होंने कहा कि हमारी पनिशमेंट ऐसी होगी कि ये दोबारा दुश्मन जुर्रत नहीं करेगा हमारे पर हमला करने की। ये हम ऐसी पनिशमेंट जब इसको देने, तारीखी सबक सिखाने जा रहे हैं, सदियों तक ये जुर्रत नहीं कर सकेगा। दूसरी उन्होंने बात की कि इजराइल ने जब हमला किया और सीनियर लीडरशिप को जब असैसिनेट किया, अटेम्प्ट वाज टू थॉट इन द फर्स्ट 48 आवर्स, और हमने उसको 48 घंटों के अंदर अंदर उस अटेम्प्ट को नाकाम बनाया। इसका मकसद यह था कि ईरान को सीरिया के अंदर टर्न कर दिया जाए, ईरान को सीरिया बना दिया जाए, खाना जंगी छेड़ दिया जाए और कम से कम जैसे वहां पर 10 साल खाना जंगी चल रही है तो इस तरह का कोई ईरान के अंदर प्रोजेक्ट लाया जाए
कि ये खाना जंगी के अंदर चले जाए, यानी असैसिनेशन, यानी कि हमला, इसका बुनियादी मकसद ये था। और हमने उसको पहले 48 घंटों के अंदर नाकाम कर दिया। और अब वो कह रहे हैं टुडे द ज़ायनिस्ट रिजीम इटसेल्फ हैज बिकम सीरिया। और आज सूरत हाल यह कि खुद ये जो है इजराइल है, ये अब बन चुका है सीरिया और उसकी तरफ बन रहा है। यानी खुद वहां पर खाना जंगी, डिवीजन, क्योस और ये सारे मामला सीरिया के रास्ते के ऊपर तो अब इजराइल चल पड़ा है, ये IRGC कह रहा है। और इस बात को हम इंडोर्स भी कर सकते हैं कि वाकई इजराइल की हालत तो ऐसी ही हो रही है। वहां पर तो खाना जंगी के ऊपर इजरायली जो शटलर्स हैं वो फौजियों के ऊपर शाउट कर रहे हैं कि तुम्हें किसने कहा था ईरान के ऊपर हमला करो। और तैयब एर्दोगान जो है जर्मन चांसलर के साथ राब्ता हुआ है, कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उनका नॉर्वे के साथ राब्ता हुआ है। और यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि इजराइल ने हमला कर लिया, ईरान ने जवाब दे दिया और सबको पता चल गया कि ईरान को तबाह करना आसान काम नहीं है। तो अब तकाजा यह है, अकलमंदी का तकाजा यह है कि यहां से आगे एक ऐसी जंग खड़ी है जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट का अमन भी जाएगा और उसके साथ बाकी रीजन्स का अमन भी जाएगा और दुनिया की इकॉनमी तबाह होगी। तो इस मैडनेस को अब रोक देना चाहिए। इसमें ना है हमारा मिडिल ईस्ट का फायदा है, और मिडिल ईस्ट का फायदा नहीं है तो किसी का फायदा नहीं है, और ना यूरोप का फायदा। इसमें सबसे ज्यादा तो यूरोप मिडिल ईस्ट के बाद मुतासर होने वाला है। तो इस मैडनेस को रोका जाए जो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की वजह से है, जो एक वॉर क्रिमिनल है। और यह बात अब सबके सामने वाज़ेह हो गई कि ईरान वो नहीं है कि ये जाएंगे और ईरान को तबाह करके आ जाएंगे। ईरान एक लंबी जंग लड़ेगा और एक रीजनल वॉर होगी या उससे भी बड़ी होगी, तो उससे क्या फायदा। हम सब अपने लोगों का, अपने सिटीजन्स का अमन खतरे में डाल रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटीज को तबाह कर रहे हैं। ये कहां की अकलमंदी है। तो ये बात कन्वे की जा रही है और ये बात यूरोप को भी समझनी चाहिए और बाकी को भी समझनी चाहिए। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है। और एर्दोगान ने यह भी कहा जर्मन चांसलर को, क्योंकि ये बढ़ बढ़कर जब वो आगे बयान दे रहा है, तो जर्मन चांसलर को कहा कि रेडिएशन का फिर बहुत ज्यादा खतरा है, रेडिएशन निकल सकती है। बार बार इसराइल जब वहां पर हमला कर रहा है और ये कितना नॉनसेंस है, ये कितना जो है वो रैकलेस ये बिहेवियर है। और फिर नॉन पीटी है, वो ये मेंबर नहीं है और इसने NPT को साइन नहीं किया और ये हमले कर रहा है और पीसफुल। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये तो ईरान का जो प्रोग्राम है वो पीसफुल है। देखें बहुत बड़ी ये पोजीशन है जो यहां पर ली जा रही है। और इस तरह नॉर्वे और कतर का राब्ता हुआ है, उसमें इजरायली हमलों को डिस्कस किया गया ईरान के ऊपर। यानी पोजीशन दुनिया जो वो अच्छे अंदाज के अंदर इस वक्त देख रही है और वेस्ट के लिए यही बेहतर है कि वो रियलिटी को देखे बजाय इसके इनके प्रोपेगेंडे को देखो। अब ये विक्टिम बन रहे हैं उसको देखे और ईरान के खिलाफ जो रिवायती बुग़्ज़ और दुश्मनी है उसको देखे, तो अब उसका नुकसान ये होगा कि ये तबाही सबके लिए आएगी। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुलगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।